सबसे पहले मैं हिमाचल प्रदेश के सभी नागरिकों का जम्मू कश्मीर के लोक भवन में स्वागत करता हूं। आप सभी को तथा हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी नागरिकों को हिमाचल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं। हम सब जानते हैं 13 अप्रैल को भारतवर्ष के महानतम योद्धा जनरल जोरावर सिंह जी की जन्म जयंती थी और ये भी हमें पता है कि उनकी जन्मभूमि बिलासपुर और कर्मभूमि जम्मू कश्मीर थी। आज इस अवसर पर मैं जनरल जोरावर सिंह जी तथा हिमाचल प्रदेश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों, शूरवीरों और राष्ट्र के निर्माताओं को भी नमन करना चाहता हूँ। स्कंद पुराण में हमारे यहाँ कहा गया है कि देवताओं के सैकड़ों युगों में भी हिमाचल प्रदेश की गौरव गाथा का बखान नहीं हो सकता तथा जिस प्रकार ओस कणों को प्रातः सूर्य सुखा देता है, वैसे ही हिमाचल क्षेत्र को देखकर मानव के पाप धुल जाते हैं। तमाम इतिहासकारों ने लिखा है हिमाचल प्रदेश की लोक परंपरा और इतिहास उतना ही पुराना है जितनी पुरानी मानव सभ्यता है। हिमाचल के लिए कहा गया है कि छम छम नाचदी धारा, ठंडी ठंडी बहे पवन, देव भूमि ये हिमाचल साडा, सोहड़ा लागे हरि कुवन। देश विदेश में हिमाचल प्रदेश का देवभूमि नाम इसलिए भी प्रचलित हुआ क्योंकि यहाँ प्राचीन समय से ही देवी देवताओं, ऋषियों, मुनियों और धार्मिक परंपराओं का बहुत गहरा संबंध रहा है। इसका कारण अध्यात्म, इतिहास पर गर्व, संस्कृति का निरंतर संरक्षण और उत्सव के साथ वहाँ के लोगों के जीने का तरीका रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि बैसाखी के उपलक्ष्य में ज्वाली में 2 दिवसीय उत्सव शुरू हुआ है और आज 15 अप्रैल को वहाँ ज्वाली नगर पंचायत एक विशाल दंगल का भी आयोजन कर रहा है। पालमपुर में बुढ़ा मेले की तैयारी प्रारंभ हो गई है और 19 अप्रैल को पूरे कांगड़ा, कुल्लू, ऊना, मंडी और चंबा में भी उत्सव मनाए जाएंगे। यह उत्सव हिमाचल के जीवन के केंद्र में है और जो साथी इतिहास में रुचि रखते हैं उन्हें शायद पता होगा कि जब 15 अप्रैल सन 1948 को हिमाचल की सांस्कृतिक और सामाजिक एकता के लिए पहाड़ी क्षेत्र की 30 रियासतों ने राजपाट छोड़ा और वो आज़ाद भारत में शामिल हुए थे, तब इस उत्सव की परंपरा, अध्यात्म की ऊर्जा और सांस्कृतिक समृद्धि ने हिमाचल को पूरे देश में एक नई पहचान देने का काम किया था। और इसलिए मैं मानता हूँ कि प्रकृति और देवताओं के अतुलनीय वरदान से सुशोभित इस देवभूमि की स्थापना का ये उत्सव एकजुटता और प्रगति का प्रतीक है। भारतवर्ष के सभी क्षेत्रों का अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश का इतिहास अत्यंत ही समृद्ध तथा विविधता से भरा है। उदाहरण के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति वास्तव में ये देव प्रधान संस्कृति है। ये देश का पहला ऐसा क्षेत्र है जहाँ हर एक गांव के अपने अलग अलग देवता हैं, जिन्हें पहाड़ी भाषा में कुलज कहा जाता है। वैसे संस्कृत का शब्द है और इसलिए हिमाचल के पूरे सामाजिक ढांचे का आधार अध्यात्म और संस्कार ये दोनों हैं। मुझे गर्व है कि हिमाचल में जिस तरह की देव आस्था है वो पूरी दुनिया में बिल्कुल अनूठी है, अनुपम है, अद्भुत है, अविस्मरणीय भी है। बाबा बैजनाथ, बाबा बालकनाथ, चामुंडा माता, ज्वाला देवी, माँ ब्रजेश्वरी, माता चिंतापूर्णी के आशीर्वाद से ऊंची पर्वत चोटियों, घाटियों, जंगलों, झीलों, नदियों तथा झरनों की गोद में बसे
इस राज्य की छवि भी बहुत ही अद्वितीय है। लोक कथाओं में इस बात का जिक्र किया गया है कि ज्वाला देवी मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था और इस मंदिर के निर्माण में विशाल शिलाओं का भी प्रयोग हुआ था। पालमपुर के समीप बैजनाथ मंदिर को शैव धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र माना जाता है। 8वीं शताब्दी के आरंभ में मसरूर में पहाड़ की एक शिला को काटकर अद्भुत मंदिरों के समूह का निर्माण भी वहीं हुआ था। चंबा के अनेक गांवों में ऐसे प्राचीन मंदिर आज भी हैं जो वास्तुकला और संस्कृति की दृष्टि से अप्रतिम हैं, अतुलनीय हैं। मित्रों, हिमाचल की भूमि को ऋषि मुनियों की तपस्थली भी कहा जाता है और जगह जगह पर प्राचीन ऋषियों के आश्रम और मंदिर आज भी मौजूद हैं। देश विदेश से आने वाले गौरव भी करते हैं कि हिमाचल के एक एक पत्थर में बहुत ही आध्यात्मिक शक्ति है। प्रख्यात लेखक दीवान गोवर्धन सिंह ने लिखा है कि हिमाचल प्रदेश आदिकाल से ही बाहरी आक्रमणों से बचा रहा, जिसके फलस्वरूप हिमाचल का इतिहास, उसकी मूल संस्कृति, कला और वास्तुशिल्प अपने मूल रूप में सुरक्षित रह सके। अनेक कृतियां 2000 सालों के बाद भी जस की तस वैसी ही हैं। एक जगह उन्होंने लिखा है कि हिमाचल के लोगों की सृजनात्मक शक्ति का परिचय हमें उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति में मिलती है। 1983 में 1983 में प्रकाशित एक किताब आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश में हिमाचल की कला और वास्तुकला के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी गई है और उसमें हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। मैं जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा, यदि प्राचीन भारतीय संस्कृति और कला का किसी को अध्ययन करना है तो हिमाचल प्रदेश सबसे उपयुक्त स्थान है और नई पीढ़ी को हिमाचल की समृद्ध कला का अध्ययन जरूर करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मुझे डॉक्टर हरिराम जस्टा की पुस्तक पढ़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ। उसमें उन्होंने लिखा है कि हिमाचल में जीवन के प्रत्येक चिन्ह में ग्रामीण लोग ईश्वरीय विधान का रहस्य पाते हैं। उसी तरह एक अन्य प्रसिद्ध लेखक हैं आर.एस. हरनोट। आर.एस. हरनोट ने हिमाचल के इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर पर वर्षों तक शोध किया है और उनका कहना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के समय ही देवभूमि के अनेक क्षेत्रों का विस्तार हुआ था और ये कहा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की लोक परंपरा और इतिहास उतना ही पुराना है जितनी पुरानी मानव सभ्यता है। प्राचीन काल में कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर, बिलासपुर, चंबा को हिमाचल के सबसे सुव्यवस्थित राज्यों में गिना जाता था और सन 500 से 1000 ईस्वी तक का समय हिमाचल की कला और संस्कृति के उत्कर्ष का कालखंड माना जाता है। व्यास और सतलज नदी से जुड़े क्षेत्रों का जिक्र महाभारत और विष्णु पुराण दोनों में मिलता है और अनेक विशेषज्ञों का कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस राज्य की समृद्धि और खुशहाली का एक नया युग आया था। प्रोफेसर जगन्नाथ अग्रवाल ने अपनी पुस्तक में वास्तुकला और मंदिरों के लेख पर विस्तृत शोध किया है और नई पीढ़ी के लिए एक बहुत ही अनमोल धरोहर छोड़ गए हैं। मित्रों, शताब्दियों की समृद्ध परंपरा ने हिमाचल प्रदेश को सबसे अनूठे कला की विभिन्न विधाओं, लोक नृत्य, लोकगीत का उपहार भी दिया है। हिमाचल के सभी नागरिकों ने उसे जिया है और मैं अनेक इतिहासकारों की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हिमाचल जैसी सृजनात्मक शक्ति देश के किसी अन्य हिस्से में नहीं है। एक पुस्तक हिमाचल के गाथा गीत बहुत ही मुझे प्रिय है और उस किताब में लिखा गया है कि आर.सी. टेम्पल, राहुल संकीर्त्यान, देवेंद्र सत्यार्थी, बंसीराम शर्मा, महेंद्र सिंह रंधावा, अमृता प्रीतम जैसे महान लेखकों ने
हिमाचल के पुराने गीतों को संरक्षित करने का प्रयास किया था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश शताब्दियों से ग्रामीण क्षेत्र, ग्राम्य क्षेत्र रहा है, इसलिए इसकी लोक संस्कृति की सुगंध, श्रुति और स्मृति के सहारे बराबर जीवंत रही है। इसलिए हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि संस्कृति को जीना चाहिए, संस्कृति को जिया जाए। और आज हिमाचल दिवस के आयोजन के जरिए यही एक छोटा सा प्रयत्न यहाँ किया गया है। आज का ये आयोजन और सांस्कृतिक संगम केवल विविधता का उत्सव नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ यह एकजुट राष्ट्र की मूल संरचना है। जब अलग अलग राज्यों के नागरिक और कलाकार एक दूसरे की परंपराओं से जुड़ते हैं, तो वे मात्र औपचारिक आदान प्रदान नहीं कर रहे होते, बल्कि वे उन अदृश्य धागों को बुनते हैं जो सभ्यता को एक साथ थामे रखती है। भारतवर्ष अपनी अद्भुत बहुलता, भाषाओं, व्यंजनों, रीति रिवाजों और कला रूपों की विविधता के साथ एक दुर्लभ संपदा की भी धरती है। मेरा आग्रह है कि इस विविधता को जिया जाए और इसे साझा भी किया जाए। इस संपदा को सार्थक बनाने के लिए इसे गतिशील बनाना होगा, और इसलिए समुदायों के बीच उत्सव के निरंतर आयोजन होते ही रहने चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल इस तथ्य को सही रूप में पहचानती है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान समृद्धि का भी एक सशक्त माध्यम बन सकता है। जब स्थानीय उत्सव अपने क्षेत्र की सीमाओं से बाहर अपनाए जाते हैं या मनाए जाते हैं, तब वे नागरिकों को आकर्षित करते हैं और आजीविका के नए अवसर पैदा करते हैं। अंतर्राज्यीय सहयोग छोटे समुदायों को भी बड़े स्तर पर अपने उत्सव आयोजित करने का मंच और संसाधन प्रदान करता है, जिससे उनका विस्तार और गौरव भाव दोनों ही बढ़ता है। मैं मानता हूँ कि किसी गांव की कला जब पूरे राष्ट्र द्वारा देखी और सराही जाती है, तब वह केवल आय ही नहीं कमाती, बल्कि वो सम्मान भी अर्जित करती है। मैं एक बार पुनः हिमाचल दिवस की आप सभी को और आपके माध्यम से हिमाचल के प्रत्येक नागरिक को फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आज के अवसर पर देता हूं। आप सब यहाँ आए, आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।